जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए और बात करे, मैं संतुष्ट कर सकता हूँ उस व्यक्ति को, पर वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसे सवाल हैं कि जो साइंस के पास नहीं है। पर साइंस के ऐसे लाखों सवाल आप मेरे से पूछिए जिसका मैं उत्तर देता चलूंगा। साइंस दर हकीकत खुदा के एग्जिस्टेंस को डायरेक्टली साबित करने या उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई करने के लिए स्टैंडर्ड नहीं बन सकती। आज की साइंस और टेक्नोलॉजी हमें कहती है 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, कुरान मजीद भी 1400 साल पहले कहा है। तो इसीलिए मॉडर्न साइंस जो है वो कभी भी स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से नहीं समझ सकती। इट ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग। मैं जब भी किसी टावरिंग पर्सनैलिटी पर वीडियो बनाता हूँ, भले ही वो रिसेंटली प्रेमानंद जी पर हो या आचार्य प्रशांत पर हो या जाकिर नायक जैसे लोगों पर ही क्यों ना हो, और ऑफ कोर्स हम हर वीडियो में साइंस की बात करते हैं, एविडेंस की बात करते हैं, और जो महानुभाव हैं जिनकी बात हम वीडियो में कर रहे हैं बिल्कुल वो उसका उल्टी बात करते हैं। तो कमेंट्स में जो उनके ब्रेन डेड फॉलोअर्स हैं, जो उनकी कल्ट है, वो ट्रिगर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, गालियां देते रहते हैं कि तुझे कुछ नहीं पता, तू कैसे सही हो गया, तेरे कहने से क्या होता है, तेरी क्या औकात है, इसका चैनल बंद करो, इसका चैनल रिपोर्ट करो, फलाना फलाना। मतलब मैं कुछ भी कहूँ, उनके चहेते गुरुजी को, उनके भगवान को गलत बताना उन्हें गवारा नहीं है। उसके लिए वो साइंस, एविडेंस, हर चीज को नकारने को तैयार हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी बात को एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर पता कैसे चले कि सही कौन है, गलत कौन है, सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, क्यों किसी की बात यूं ही मान लेने से नुकसान होता है, और आखिर सत्य को, सच को पहचाना कैसे जाए कि वो सच में सत्य है, स्पेशली जब दो लोग बिल्कुल अलग अलग तरह की बातें कर रहे हो। एक तरफ है बहुत बड़ी टावरिंग पर्सनैलिटी जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, जिनकी हर बात को लोग पत्थर की लकीर की तरह लेते हैं, और दूसरी तरफ है एक रादर अननोन सा इंसान जिसका एक छोटा सा चैनल है पर वो साइंस की बात कर रहा है, एविडेंस की बात कर रहा है। ऑफकोर्स आप भी अगर बाबा जी के, मुफ्ती मौलाना साहब के फॉलोअर हैं तो आपको लगेगा कि हमारे जो बाबा जी हैं, मौलाना साहब हैं, वही सही बोल रहे हैं, ये दूसरा इंसान है ही कौन। मेक सेंस। तो आज का ये खास वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है, जिन्हें यहाँ तो मौका ही नहीं मिला साइंस पढ़ने का, या अगर पढ़ने का मौका मिला तो उन्होंने साइंस के सारे लेक्चर्स बंक कर दिए। क्योंकि हम इस वीडियो में समझेंगे कि क्यों साइंटिफिक मेथड और रीजनिंग को बाबा मौलाना लॉजिक से बहुत ऊपर रखना चाहिए। इस तरह का एक और वीडियो मैं बना चुका हूँ जिसमें हमने बात की थी साइकोलॉजी ऑफ अ भक्त की, कि कैसे भक्ति कल्चर और ये बिजनेस ऑफ ब्रेन वॉशिंग आपके दिमाग को बिल्कुल ऑल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। ईयर 1800s में एक डॉक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था इग्नास सेमेलवाइस, जिन्होंने कहा कि अगर चाइल्ड बर्थ कराने से पहले डॉक्टर अगर साबुन से हाथ धोएं तो महिलाओं की जान बच सकती है। इस बात से उस जमाने के बड़े बड़े डॉक्टर्स भड़क गए। उन्होंने सेमेलवाइस की इस बात को सिरे से नकार दिया, क्योंकि ये सीधे सीधे उस समय की एस्टेब्लिश्ड मान्यताओं को, प्रोसीजर्स को और उस समय के साइंस को चुनौती देती थी। जबकि इस बात के कि साबुन से हाथ धोने पर जान बच सकती है, इसके सीधे सीधे एविडेंस मौजूद थे। डॉक्टर साहब की बात को नकारने का नतीजा ये हुआ कि प्रसव के दौरान महिलाओं की इन्फेक्शन से सालों तक मृत्यु होती रही, जो कि आसानी से बचाई जा सकती थी, सिर्फ इसलिए कि उस समय के बड़े बड़े डॉक्टर इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे कि कोई साबुन जैसी चीज इन्फेक्शन से बचा सकती है। एविडेंस बिल्कुल साफ था कि साबुन से हाथ धोने से मौतें कम हुई, फिर भी गुरूर और अथॉरिटी की वजह से सही बात दब गई। इसे ही आज सेमेलवाइस रिफ्लेक्स बोलते हैं, यानी नई बात को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर देना कि वो पुराने रुतबे वालों की सोच से मैच नहीं करती। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्यों हम किसी अथॉरिटी को, यानी किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की बात पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं। हमारे समाज में बचपन से सिखाया जाता है कि बड़ों की बात मानो, गुरुओं की, टीचर्स की, धर्म गुरुओं की इज्जत करो, और यह बात बुरी नहीं है। लेकिन कई बार अंधभक्ति में हम सोच लेते हैं कि जो मशहूर हैं, जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वो कभी गलत हो ही नहीं सकते, वो तो समाज के लिए इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लोगों को सही दिशा दिखा रहे हैं। यही सोच क्रिएट करती है इस प्रॉब्लम को, जिसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास दो व्यक्ति हैं, पर्सन ए जो कि एक बहुत ही बड़े गुरु हैं, बाबा हैं, मौलाना हैं, मुफ्ती हैं, सेलिब्रिटी हैं, करोड़ों फॉलोअर्स हैं। दूसरा है व्यक्ति बी, एक साधारण सा व्यक्ति जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, बट वो एक साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, साइंस का जानने वाला है। व्यक्ति ए कुछ ऐसा दावा कर रहा है जो सुनने में चौंकाने वाला है। मदर को कैंसर है। 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। वो बोलता है कि गौमूत्र और हल्दी से आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, और पर्सन बी, साइंस को जानने वाला, कहता है कि नहीं, अगर कैंसर हो गया है तो उसकी जांच करवाओ, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लो, जरूरत पड़े तो कीमोथेरेपी लो, रेडिएशन थेरेपी लो, उसी से आपका कैंसर ठीक होगा, हल्दी और गौमूत्र से बिल्कुल भी नहीं। अब एक आम इंसान जिसे साइंस का स भी नहीं पता, वो इन दोनों बातों में से
किसकी बात मानेगा? नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग। अधिकतर लोग बोलेंगे कि भाई ए बाबा जी ने बोला है, करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वो झूठ थोड़ी बोलेंगे, जरूर उन्होंने सत्य ही कहा होगा। यहीं पर हम फंस जाते हैं। हमारी भावनाएं यानी हमारे इमोशंस और किसी पर भरोसा, तर्क पर, लॉजिक पर भारी पड़ जाते हैं। और जैसा हम पुराने वीडियोस में बहुत बार बोल चुके हैं कि हम कंफर्मेशन बायस का शिकार हो जाते हैं। मतलब हम उन्हीं बातों को या उन्हीं की बातों को याद रखते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं। ऑलरेडी जो हमारी मान्यताएं हैं जिसे हम मान रहे हैं उसको पुष्टि देती हैं, उसको बढ़ावा देती हैं। उन्हीं बातों को हम मानना पसंद करते हैं। बाकी सारी चीजें जो उन मान्यताओं को चुनौती देती है, जो कि अनकंफर्टेबल लगती है, उन सबको हम सिरे से नकार देते हैं। अब अगर हमें उस बड़े बाबा जी पर इतना ज़बरदस्त भरोसा है तो हम चाहेंगे कि वो सही हो, हमेशा सही हो। और ऊपर से उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। एक हर्ड मेंटेलिटी की फीलिंग, एक शीप मेंटेलिटी की फीलिंग तो आती ही है कि इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, वो गलत थोड़ी ना होंगे। बहुत से लोगों के लिए पॉपुलैरिटी और ट्रस्ट एक ही चीज़ है। और यहाँ पर एक और साइकोलॉजिकल ट्रिक काम करती है, अपील टू अथॉरिटी, जिसको आपने कहीं नहीं देखा तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर देख लीजिएगा कि फलाना फलाना व्यक्ति बहुत ज्यादा अथॉरिटी में है, बहुत बड़ा है, उनको समझना तुम तुच्छ लोगों के बस की बात नहीं है, इसलिए जो भी वो बोल रहे हैं वो आंख बंद करके मान लो। अरे विराट कोहली तक उनका भक्त है, तुम विराट कोहली से बड़े हो गए। मगर जरा सोचिए कि कोई क्रिकेट का महान खिलाड़ी है, तो क्या आप उससे अपने टांग का, अपनी पेट का, अपने सिर का इलाज करवाने जाएंगे कि अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा डॉक्टर भी होगा? बिल्कुल नहीं, राइट? सेम गोज फॉर दीज स्पिरिचुअल गुरुज, सेलिब्रिटीज। ये अपने फील्ड में हो सकता है एक्सपर्ट हो, पर साइंस का इन्हें स भी नहीं आता, पर ये कॉन्फिडेंस के साथ साइंस को नकार देते हैं। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की कि साइंस क्या है और कैसे काम करता है, और ये वाला पार्ट स्किप मत कीजिएगा। मैंने कहा कि मेरे पास साइंस से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो कुछ प्रश्न ऐसे हैं ना बेटा, साइंस के पास उत्तर नहीं है। जी आप तो 8वीं पास हैं, आप पढ़े ही कहाँ हैं? आज गैलेक्सी आकाश गंगा तक साइंस पहुंची है, क्या सब तक पहुंच गई? सारा शोध कर लिया, सारा रिसर्च कर लिया, पर हमारे यहाँ तो कह दिया युग सहस्त्र योजन पर भानु। तुलसीदास जी ने पहले सूर्य से पृथ्वी की दूरी बता दी, विज्ञान ने तो आज बताई। हमारे यहाँ तो कह दिया ब्रह्मा मुरारिश त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा। हमारे यहाँ नवग्रह की पहले से बात कह दी गई, तुम आज ग्रह ढूंढ के ला रहे हो। साइंस कोई व्यक्ति नहीं है, साइंस कोई किताब नहीं है, साइंस सिर्फ चीजों को परखने का, सच को खोजने का तरीका है। ध्यान रखिए, साइंस सिर्फ एक तरीका है, एक मेथड है सत्य के करीब जाने का। साइंस में सबसे पहले होता है ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण। सबसे पहले आप किसी चीज को नोटिस करते हैं कि भाई ये गुरुजी ने बोला कि सूर्य ग्रहण के समय खाना खाने से पाप लगता है, या आजकल जो गुरुजी बोलते हैं सेहत पर बुरा असर पड़ता है। During the eclipse time, don't cook food and eat, keep it and then eat. Don't do that. Eat before or after. ये हुआ एक ऑब्जर्वेशन जिससे आया एक क्लेम। अब आप सवाल करते हैं कि क्या वाकई ग्रहण के समय खाना खाने से कुछ नुकसान होता है? कैसे? इसका क्या एविडेंस है? उसके बाद हम बनाते हैं हाइपोथेसिस। तो अब आप अंदाजा लगाते हैं कि शायद लोगों को लगता होगा कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक रेडिएशन निकलती है और वो रेडिएशन हमारे लिए हानिकारक है। इसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्सपेरिमेंट और एविडेंस। कुछ लोगों को ग्रहण के समय खाना खिलाएंगे, कुछ को नहीं, और दोनों की सेहत को चेक करेंगे। साथ ही साथ हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में ऐसा होता क्या है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तो सिर्फ चांद, धरती और सूरज की अलाइनमेंट बदलती है और कुछ नहीं। तो अब जब हमने टेस्ट किया कि सूर्य ग्रहण के समय लोगों को खाना खिलाया गया और कुछ लोगों को खाना नहीं खिलाया गया, तो जिन लोगों को खाना खिलाया गया था अगर उनकी सेहत नहीं बिगड़ती तो इसका मतलब गुरुजी का किया हुआ दावा गलत है। और यहाँ पर हम सिर्फ एक टेस्ट नहीं करेंगे, हम मल्टीपल टेस्ट करेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई और फैक्टर भी इसमें रिस्पॉन्सिबल हो सकता है उन लोगों की जो सेहत है खराब खाने की वजह से खराब हो जाए, तो आपको फॉल्स पॉजिटिव मिल जाएंगे। तो आप उस टेस्ट को अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल पर करेंगे और उससे जो मेजॉरिटी यानी अधिकतर लोगों की सेहत अगर खराब नहीं होती है, अब इससे निकालेंगे निष्कर्ष कि भैया ग्रहण के समय खाने का और आपकी सेहत बिगड़ने का कोई लेना देना नहीं है। पर ऐसा मत समझ लीजिए कि ये बाबा लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते। यहाँ पर ये देखो रुद्राक्ष की माला को घुमाकर कैसे बात को घुमाया जा रहा है कि माला एक तरफ घूमेगी तो खाना खराब है, दूसरी तरफ घूमेगी तो खाना सही है। ये बाबा जी घुमाने में नंबर 1 है। अब आपने जो एविडेंस से निष्कर्ष निकाला उसको आप अपने साथी वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को बताते हैं, यानी कि आप अपने रिजल्ट को पीयर रिव्यूड जर्नल्स में पब्लिश करते हैं और वो भी उसे टेस्ट करते हैं
कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है, आपका जो एक्सपेरिमेंट है और आपका जो रिजल्ट है वो सत्य के करीब है या नहीं है, या उसमें कोई गलती है। अगर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को, मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिफिक कंसेंसस को ये सही लगे तो ये बात पक्की मानी जाती है कि ग्रहण के समय खाना खाना सेफ है। विज्ञान की खास बात यह है कि ये सेल्फ करेक्टिंग है, अपने आप को चेंज करता रहता है, यानी वक्त के साथ अपनी गलतियां सुधार लेता है। और कोई एक्सपेरिमेंट यदि गलत निकलता है, उसके डेटा में गड़बड़ी होती है, तो देर सवेर उसे कोई ना कोई वैज्ञानिक पकड़ लेगा, क्योंकि साइंस का सबसे बड़ा क्रिटिक है साइंटिफिक कम्युनिटी। वो लालायित रहते हैं एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए। इसीलिए साइंस में ट्रांसपेरेंसी होती है, मेथड्स खुलेआम बताए जाते हैं, डेटा को पब्लिश किया जाता है। इसलिए अगर कोई फर्जी दावा करे तो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि जब दूसरे लोग उसे टेस्ट करेंगे तो पोल खुल जाएगी। मतलब सच इवेंचुअली बाहर आ ही जाता है, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए। दूसरी तरफ जितने भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं उनको ना ही टेस्ट किया जा सकता है, ना ही उनमें कोई चेंज किया जा सकता है, और ना ही उनके दावों पर प्रश्न किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही आप प्रश्न उठाएंगे वैसे ही आपको विधर्मी, दूसरे धर्म का, दूसरे देश का घोषित कर दिया जाएगा और आप पर प्रतिबंध लग जाएंगे, आपको सजा मिलेगी, और हो सकता है अगर पुराने समय में हो तो आपको मार भी डाला जाए। तो जहां वैज्ञानिक कहता है कि मुझसे सवाल करो, और जो अच्छे वैज्ञानिक हैं वो प्रोत्साहित करेंगे कि मेरे दावों को क्रॉस चेक करो, और गलत साबित हुआ तो विज्ञान खुशी से उसे छोड़कर नए नतीजे अपनाता है। जैसे ये जो बाबा जी हैं बोल रहे हैं कि विज्ञान तो इतना छोटा है, विज्ञान तो इतना भोतरा है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको भी बार बार चेंज कर रहा है। अगर विज्ञान की बात करें, विज्ञान ने हमेशा अपने आप को गलत साबित किया है। पहले वैसा था, वो पहले गलत था, अब ये सही है। ऐसा आपने स्कूल में पढ़ी होगी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, राइट। फिर अगला कौन आया था? रदरफोर्ड ने बोला वो मेरा डाल्टन था ना, वो मेरी माँ का सौतेला बेटा था, उसकी थ्योरी गलत है। रदरफोर्ड के बाद कौन आया? बोर ने बोला वो क्या है जी, वो रदरफोर्ड और डाल्टन दोनों मेरी माँ की गोली बच्चे थे, मैं असली बच्चा हूँ, मेरी थ्योरी बढ़िया है एकदम। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अगला साइंटिस्ट कौन है? शॉर्डिंजर ने बोला ये तीनों की तीनों बदमाश थे, ये तीनों की थ्योरी गलत है। हर बार साइंस आकर के बताई होती है, पहले बताया था ना वो गलत था। मैंने सुना था शायद कि इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, बट आज पता चल गया कि वो दावा भी झूठा निकला, क्योंकि इन्हें अगर इतनी बेसिक सी चीज नहीं पता कि साइंस कैसे काम करता है तो वो उसको गलत ही परिभाषित करेंगे। चलिए उनकी बात करते हैं। शुरू में वैज्ञानिक सोचते थे कि एटम सबसे छोटा कण है, फिर एविडेंस मिला कि उससे छोटे होते हैं। अब एटम ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप नेकेड आई से देख सको। इनफैक्ट किसी भी माइक्रोस्कोप से एटम को नहीं देखा जा सकता, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप्स यूज़ किए जाते हैं, उसमें भी इनडायरेक्टली एटम को देखा जाता है, तब जाकर पता चलता है कि हाँ एटम जैसी कोई चीज़ होती है। अब जब साइंटिस्ट बता रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर को तो उन्हें पता नहीं था, तो धीरे धीरे जब एक एक साइंटिस्ट ने उसको देखा, उसकी परतें हटाई, तो उसमें जो भी चेंजेस उनको दिखे उसी हिसाब से साइंस अपडेट होती रही। पहले लोगों को लगा कि एटम सबसे छोटी यूनिट है, उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। फिर धीरे धीरे पता चला कि नहीं, एटम के अंदर भी कुछ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, और तो पुरानी मान्यताएं बदल गई। हमें लगा कि नहीं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं। अगर साइंस बोलता कि नहीं हम तो एटम को मान लिया हमने फाइनल, फुल एंड फाइनल, जैसा धर्म बोलता है कि फुल एंड फाइनल, अब इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, तो आज साइंस भी इरेलेवेंट हो चुका होता। पर साइंस ने कहा कि फाइन, नए सबूत आएंगे, हम नई बात मानेंगे, हम अपने आप को अपडेट करेंगे, और वो अपडेशन की जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी, सतत रहेगी। इसका मतलब है कि किसी भी बात को आंख बंद करके ना मान लो जब तक कि उसके ठोस सबूत ना मिल जाएं, और अगर उन सबूतों में भी कोई गलती दिखती है तो आप दूसरे सबूत ढूंढना चालू रखो। यानी अगर मैं आपको कोई अजीब बात बोलूं साइंस के नाम पर, तो आप उसे आंख बंद करके ना मान लें, पहले तसल्ली करें, इंडिपेंडेंट सोर्सेज से उस चीज को चेक करें, डबल चेक करें, और उसके बाद ही उस बात को मानने की दिशा में पहला कदम बढ़ाएं। हमने अपने पीछे यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस। कार्ल सेगन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, एविडेंस नहीं है तो क्लेम मत करिए, क्लेम कर रहे हैं तो एविडेंस दीजिए। मान लीजिए कोई बोलता है अदरक, तुलसी, काली मिर्च का काढ़ा पीने से आपकी खांसी ठीक हो जाती है, तो इसे हजारों सालों से लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि अगर आपका गला खराब है तो आप अगर इस देसी नुस्खे को अपनाएंगे तो आपको राहत मिलेगी। पर अगर कोई बोले कि मैं मंत्र पढ़कर 2 मिनट में हड्डी जोड़ सकता हूँ, तो आप बोलोगे ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम है, इसका एविडेंस भी उतना ही दमदार होना चाहिए, वरना बात हजम नहीं होगी। अब आता है इम्पॉर्टेंट पार्ट
कि सच पता करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे तय करें कि सच क्या है झूठ क्या है। अब एक तरफ मशहूर बाबा या सेलिब्रिटी कुछ कह रहा है और साइंस कुछ कहे, तो आप सच को पहचानेंगे कैसे? तो इसके लिए एक सिंपल सी चेकलिस्ट की बात हम करने वाले हैं। अगली बार आप किसी दावे पर कंफ्यूज्ड हो तो ये स्टेप्स आजमा लीजिएगा। सबसे पहले आता है दावे की प्राथमिक जांच, यानी चेक द क्लेम इटसेल्फ। सबसे पहले जो बात की जा रही है उसे गौर से सुनिए। क्या दावा बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी लग रहा है, अविश्वसनीय लग रहा है? जैसे अगर कोई कहे इसकी चेस्ट के बीच में तिल आता है, उसकी उम्र 40 साल तक ही रहती है। When protein shakes are really bad. Like, can you elaborate? It takes 3 years to digest one scoop of protein shake, by the way. It stays in your body. तो ऐसे दावों को स्केप्टिसिज्म से हमें देखना ही होगा, क्योंकि ये साइंस के या प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। तो अगर ऐसा है तो आपको और सबूत मांगने चाहिए। तो स्टेप 2 है हुज मेकिंग द क्लेम। अब चेक करना है कि जो व्यक्ति बात कह रहा है क्या वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है। पर ध्यान रखिए, एक्सपर्ट की कही हुई बात भी गलत हो सकती है। तो अगर आपके कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना, पाउडर बन गया, 1 गिलास दूध डाल दो, 1 केला डाल दो, 2 खजूर डाल दो और 5 ग्राम गुड़ डाल दो, आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो ध्यान रखिए कि वो डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, साइंटिस्ट नहीं है, बल्कि दूर दूर तक उनका नाता पढ़ाई से है ही नहीं। जिसे समझते हैं अपील टू फॉल्स अथॉरिटी, जिसमें हम किसी ऐसे व्यक्ति की बात मान लेते हैं जो उस विषय का जानकार है ही नहीं। तो अथॉरिटी का मतलब या फॉलोअर्स का मतलब एक्सपर्टीज नहीं होता, ये आपको समझना होगा। इसमें सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है लाला रामदेव का, जो योग और आयुर्वेद के व्यापारी हैं, लेकिन वो मॉडर्न मेडिसिन यानी एलोपैथी के जानकार बिल्कुल भी नहीं है। उनको मॉडर्न मेडिसिन का एम भी नहीं आता। तो जब वो बोलते हैं एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें मॉडर्न मेडिसिन की समझ है। इसी तरह जब कोई सेल्फ प्रोक्लेम्ड बाबा साइंस की बात कर रहा है, आपको कोई देसी नुस्खे दे रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो उसका एक्सपर्ट है। इनफैक्ट ही इज फार फ्रॉम दैट एक्सपर्ट। तो सेकंड स्टेप में देखें कि उस बंदे ने उस टॉपिक पर कितनी पढ़ाई की है, क्या उसका कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं। सिमिलरली अगर कोई आपको फिटनेस के टिप्स दे रहा है, न्यूट्रिशन के टिप्स दे रहा है, तो देखिए कि क्या उस व्यक्ति ने फिटनेस की या न्यूट्रिशन की पढ़ाई की है या नहीं। अगर की है तो उसकी बात को प्रथम दृष्टया स्वीकार किया जा सकता है स्केप्टिसिज्म के साथ, क्योंकि जैसा हमने कहा एक्सपर्ट लोग भी गलत बोल सकते हैं और बोलते हैं अक्सर। स्टेप नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट, एविडेंस क्या है? वेयर इज द एविडेंस? जब दो पक्ष उल्टा बोल रहे हो, बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहे हो, तो जिसके पास एविडेंस है अंत में उसी की बात सत्य निकलेगी। या इसको उल्टा देखें तो अगर कोई व्यक्ति बिना किसी एविडेंस के बात कर रहा है तो उसकी बात मोस्टली प्रूव नहीं की जा सकती और वो झूठ हो सकती। तो जो भी व्यक्ति क्लेम कर रहा है उससे पूछे कि आपके पास इस क्लेम के दावे के समर्थन में कोई सबूत है कि नहीं। अगर वो साइंस की बात कर रहा है तो क्या कोई रिसर्च स्टडी, कोई डेटा, कोई उदाहरण, कोई भी ऐसी चीज जिसको दिखाया जा सके, प्रूव किया जा सके। और सिंगल साइंटिफिक स्टडी से भी काम नहीं चलेगा, हमें सीरीज ऑफ एविडेंस चाहिए होंगे, क्योंकि हमारी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ अगर कोई मामला है तो। पर अगर कोई मशहूर व्यक्ति, कोई सुपर पॉपुलर व्यक्ति, कोई बाबा जी, कोई मुफ्ती, मौलाना बस ये बोल रहा है कि मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी आस्था है, मैं कह रहा हूँ ना, मान लो, बस मेरे कहने से मान लो, और दूसरा पक्ष आपको बोल रहा है कि इस संदर्भ में कोई डेटा नहीं है, मत मानो, या फिर बोल रहा है कि ये डेटा जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहा है, ये देखो डेटा, ये देखो एविडेंस, तो उसकी बात मानी जाएगी जो डेटा दिखा रहा है, सबूत दिखा रहा है। अगर एक ज्योतिषी कहे कि मैं कुंडली से आपका भविष्य बता सकता हूँ कि आपकी कब शादी होगी, आप कब मरोगे, आपकी कब नौकरी लगेगी, और एक साइंटिस्ट बोलता है कि मैं ज्योतिषी के दावों को परखने के लिए 100 लोगों पर टेस्ट करूंगा और नतीजा बिल्कुल रैंडम निकलेगा, तो जिसका जो एविडेंस बैक्ड रिजल्ट है उसको माना जाएगा, ना कि सुनी सुनाई या कही दी गई बात को। ध्यान रखिए अगेन कि साइंस में एनेक्डोटल एविडेंस यानी आपका खुद का अनुभव की बजाय स्टैटिस्टिकल डेटा और कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट चलते हैं। इसीलिए अगर कोई फेमस क्रिकेटर की वाइफ कहती है कि मैं 4th स्टेज कैंसर से ठीक हो गई सिर्फ अपने खाने की वजह से, सिर्फ आयुर्वेदिक नुस्खों की वजह से, सिर्फ दादी माँ के नुस्खों की वजह से, तो उसको आंख बंद करके मान लेना आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ होगा। ये हमारी सिद्धू बाजी की धर्मपत्नी है, हमारी मैया जी, और इन्होंने बताया कि ये अभी भी गौमूत्र से स्नान करती हैं और गौमूत्र का पान करती हैं। जो लोग गौ माता का और गौमूत्र का मजाक उड़ाते हैं, इन्होंने अपना कैंसर अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों के बल पर, जबकि आप स्वयं डॉक्टर हैं, और इन्होंने अपने कैंसर जैसी बीमारी को जो 4th स्टेज में थी और जो डॉक्टर ने मना किया था 4 हफ्ते जिंदा रहेंगी, ऐसा डॉक्टर ने बोला था, और आज 4 सालों से जिंदा है गौ माता की कृपा से और अपने आयुर्वेद। क्योंकि उस व्यक्ति ने खान पान के साथ में, दादी माँ के नुस्खों के साथ में रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी सब करवा रखी है। इट्स जस्ट यू डोंट नो दैट। स्टेप 4 है सोर्स एंड पीयर रिव्यू। सोर्स क्या है?
और क्या वो सोर्स वेरीफाइड सोर्स है या नहीं है, भरोसेमंद सोर्स है या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सोर्स है। आजकल के जो सोशल मीडिया के दौर में अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं, तो देखने वाली बात है कि जो क्लेम किया जा रहा है और जो रिजल्ट दिया जा रहा है, रिजल्ट पर कई इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट सेम रिजल्ट पर पहुंचे हैं कि नहीं, वो सेम बात कह रहे हैं कि नहीं। साइंस का एक प्रिंसिपल है पीयर रिव्यूड। तो जो बार बार हम साइंटिफिक स्टडीज की बात करते हैं, हम पीयर रिव्यूड की बात करते हैं। पीयर रिव्यूड का मतलब है कि एक दावे को, एक क्लेम को जब आप टेस्ट करते हो, आपको रिजल्ट मिलते हैं, तो आप उसको पब्लिश करते हो। वो पब्लिश होगा कि नहीं, उस पब्लिश होने से पहले इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स उस दावों की जांच करते हैं। यानी अगर कोई दवा वाकई काम करती है तो दुनिया भर के वैज्ञानिक जो आपस में कनेक्टेड हैं उस पर रिसर्च पब्लिश करेंगे, WHO जैसी संस्थाओं से मानेंगी, उसे इंडिपेंडेंटली टेस्ट किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, और तब जाकर अगर क्लियर कंसेंसस आपको दिख रहा है कि 10 में से 9 लोग उस बात को, सेम बात को कह रहे हैं कि हाँ ये वर्क करता है, बार बार वर्क करता है, लगातार वर्क करता है, इसकी एफिशिएंसी 90% है, एज अपोज टू कोई बाबा जी अपने आश्रम में एक पेड़ की पत्ती से रोग मिटाने का दावा करें, कैंसर तक ठीक करने का दावा करें, और बाहर कभी किसी लैब ने, कभी किसी साइंटिस्ट ने, कभी किसी डॉक्टर ने उस क्लेम को रिप्रोड्यूस नहीं किया, वापस से वो रिजल्ट नहीं आया, तो 100% आपको उसको नहीं मानना चाहिए। मतलब बाकी दुनिया में इस दावे पर सहमति नहीं है, कंसेंसस नहीं है। एक बंदे ने कह दिया कि पुराने जमाने में पुष्पक विमान थे, महाभारत के समय पर इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी थी, लोग आपस में बात करते थे। पर क्या कोई इतिहासकार, कोई पुरातत्वविद या कोई एरोस्पेस वैज्ञानिक कोई भी इस बात को मानता है? किसी ने कोई एविडेंस दिया इस बात का? यदि नहीं, तो आप समझ जाइए कि ऐसा दावा है जो सिर्फ कहने वाले के दिमाग की उपज है, उसे सिर्फ फेमस होना है। किसी भी टू गुड टू बी ट्रू सनसनीखेज दावे को सर्च कीजिए, सर्च गूगल सर्च नहीं, क्योंकि हो सकता है कि जो पहला रिजल्ट हो वो उसी व्यक्ति ने पब्लिश किया हो जो वो दावा कर रहा है। आप कीजिए क्लेम प्लस साइंटिफिक स्टडी या क्लेम डीबंक्ड, या फिर हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम अक्सर यही काम करते हैं। 5वें नंबर पर आता है दो पक्ष हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट बात करें, तो क्या सत्य बीच में होगा? जो ऐसा कई लोग बात करते हैं कि दोनों की बात में थोड़ा थोड़ा सा सच होगा, इसे फॉल्स बैलेंस कहते हैं। कुछ बातों में यह सत्य हो सकता है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि दोनों पक्ष 50-50 सत्य बोल रहे हो, बल्कि अधिकतर ऐसा होता ही नहीं है। अक्सर ऐसा होता है जो टू गुड टू बी ट्रू दावा कर रहा है वो 100% गलत होता है। सिंपल एग्जांपल, अगर कोई कहे कि धरती गोल है, दूसरा कहे कि धरती फ्लैट है, तो सच उसके बीच में अंडाकार नहीं होगा, ऑस्ट्रिच शेप की नहीं होगी अर्थ। सच पूरी तरह से एक तरफ है, धरती गोल है, ये हम सबको पता है। तो ये मत सोचिए कि दोनों की सुननी चाहिए और सत्य हमेशा मध्य में होगा। हर स्टोरी के दो पहलू हो सकते हैं, पर दोनों तर्कों का वजन बराबर हो ये जरूरी नहीं है। साइंस में भी जब हम हाइपोथेसिस देते हैं तो एक हाइपोथेसिस अल्टीमेटली गलत साबित होता है, इसलिए इवैल्यूएट करें क्वालिटी ऑफ एविडेंस का, ना कि बस सोचें कि दोनों को बराबर नंबर दे देते हैं। स्टेप 6 है लॉजिकल फैलेसीज से बचें। जो कॉमन लॉजिकल फैलेसीज हैं उन पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग के क्रक्स में है तर्क की गलतियों को पहचानना, क्योंकि तर्क आपको दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं, तो आपको तर्क की गलतियों को पहचानना होगा। इतना अपने आप को काबिल बनाना होगा कि आप किसी के तर्कों में गलतियां निकाल सको, और जानबूझकर नहीं, जबरदस्ती की गलतियां नहीं, सच में गलतियां। और आपको सबसे बड़ी जो फैलेसी ये लोग करते हैं, जो पोजीशन ऑफ पावर में होते हैं, अपील टू अथॉरिटी, कि बिना प्रमाण के बस बोल देना क्योंकि आप बड़े व्यक्ति हैं, बड़े आदमी हैं। इसके अलावा है कंफर्मेशन बायस, कि अपनी मान्यता के अनुकूल चीज़ों को मानना और बाकियों को इग्नोर कर देना क्योंकि वो अनकंफर्टेबल है। तो अगर आप गुरुजी को भगवान का अवतार मानते हैं तो उनके गलत बातें, गलत दावे भी आपको डिवाइन लगेंगे, उनमें कोई ऐसी गूढ़ चीज़ लगेगी जो आप पहचान नहीं पा रहे हैं तुच्छ इंसान होकर। तो इससे बचने के लिए अपने दिमाग को थोड़ा खोलें और उल्टी बातों को भी खुले दिमाग से सुनें। नेक्स्ट आता है एड होमिनम, यानी कि तर्क पर बात करने की बजाय व्यक्ति पर ही हमला कर देना, जो कि अक्सर हमारे कमेंट सेक्शन में होता है। एक व्यक्ति ने तो मुझे बोला कि मैं पाकिस्तानी हूँ और भारतीय गवर्नमेंट को मुझ पर एक्शन लेना चाहिए, मुझे हेल में भेज देना चाहिए। तो अक्सर ऐसे लोग जब तर्क का जवाब नहीं दे पाते तो वो पर्सनल अटैक पर आ जाते हैं। मुझे खराब, टाइम वेस्ट करने वाला, आतंकवादी, पाकिस्तानी, इस तरह से प्रूव करने लग जाते हैं कि तुम होते कौन हो, तुम तो नास्तिक हो, पापी हो, पाकिस्तानी हो। आपको भी लोग ऐसे बोल सकते हैं, आपके पर्सनल एट्रीब्यूट्स पर अटैक कर सकते हैं। तो जब आपके साथ ऐसा हो तो आप अपना ध्यान ना भटकाएं, उनको एक विटी सा रिप्लाई दें या बिल्कुल कोई रिप्लाई ना दें, ध्यान ना दें और मुद्दे पर डटे रहें।
पॉइंट पर रहें। नेक्स्ट आता है फॉल्स कॉज, यानी कि मान लीजिए गुरुजी ने एक चमत्कारी सज्जन का किस्सा बताया कि वो रोज मंत्र पढ़ते थे, स्वस्थ रहते थे। एक दिन नहीं पढ़ा, मंत्र जाप नहीं किया, बीमार पड़ गए। तो देखा, हैंस प्रूव्ड कि मंत्र आपको सेहत देता है। ये हुई पोस्ट हॉक फैलेसी, यानी कि आपने बोला कि दो घटनाएं साथ में हुई तो आपने मान लिया कि एक की वजह से दूसरी घटना हुई। अब जैसे हम जानते हैं कि बीमार पड़ना कई कारणों से हो सकता है, मंत्र का पढ़ना ना पढ़ना उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। इसको कहते हैं कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन। नेक्स्ट आता है स्लिपरी स्लोप। जैसे प्रेमानंद जी कहते हैं कि हस्तमैथुन करोगे तो तुम ये 50 चीजें हो जाएंगी तुम्हारे साथ, अनर्थ हो जाएगा। मतलब डरा धमका देना, किसी को डरा कर अपनी बात को मनवा लेना कि अगर विज्ञान की बात मान ली तो हमारी संस्कृति सभ्यता नष्ट हो जाएगी, हमारे संस्कार नष्ट हो जाएंगे। विज्ञान ऐसे काम नहीं करता और आपकी संस्कृति इतनी कमजोर है कि अगर वो विज्ञान से मिट रही है तो आप तय करें कि आपको कितना उसको मानना है। और बहुत सारे बाबा जो झांसा देते हैं वो देते हैं हमेशा एनेक्डोटल एविडेंस का, कि किसी एक व्यक्ति को मंच पर बैठा लेंगे और बोलेंगे देखो ये 4 दिन से मंत्र जाप कर रहा है, इसका स्टेज 4 कैंसर खत्म हो गया। तुम भी हॉस्पिटल जाने की जगह बस मंत्र जाप करते रहो, तुम्हारा भी कैंसर ठीक हो जाएगा। तो अगर आपका स्केप्टिकल माइंड होगा, आप इन सारे स्टेप्स को मानेंगे तो आपके दिमाग में फौरन अलार्म बजने लग जाएगा कि अरे ये तो बात को घुमा रहे हैं, यहाँ पर तो पते की बात हो नहीं रही क्योंकि इसका तो कोई एविडेंस नहीं है। तो जहां पर लॉजिकल फैलेसी दिखे वहां पर समझ लीजिए दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। तो विज्ञान और तर्क की कसौटी पर कसने से ही आप सच और झूठ को अलग अलग पहचान सकते हैं। सच हमेशा भीड़ के पास नहीं होता, सच कभी कभी अकेले गैलीलियो के पास भी होता है जो भीड़ से अलग बात करने का साहस रखता है। जब पूरी सोसाइटी झूठ मानकर बैठी हो तो गैलीलियो जैसे लोगों को टेलीस्कोप इन्वेंट करना पड़ता है और दिखाना पड़ता है कि ये देखो जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है। बेसिकली किसी एक व्यक्ति की पूजा से बचिए, उनका सम्मान कीजिए, उनकी बातों को मानिए, बट तभी जब वो साइंस के दायरे में हो। जब आपको लगे कि ये व्यक्ति सत्य नहीं बोल रहा है, आपका स्केप्टिकल माइंड अगर अलार्म बजा रहा है तो उस व्यक्ति की बात को मत मानिए, हो सकता है उससे आपकी जान बच जाए। बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। संदेह से शुरू हुई यात्रा ही आपको सत्य तक लेके जाती है, इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। तो क्या सही है और क्या गलत है, इसको जानने का मूल मंत्र है विज्ञान की कसौटी, साइंटिफिक एविडेंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस तरह की वीडियो हम बनाते रहते हैं, एक कोशिश कर रहे हैं लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने की, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने की, जिसकी कमी हमारे देश में हर रोज़ बढ़ती जा रही है। अगर आप भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं तो सपोर्ट कीजिए। हमें यूपीआई से डायरेक्ट सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। ये भी एक तरह का सपोर्ट है। मिलूंगा इस तरह की एक और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड बी लॉजिकल।